एंजाइटिक्स के बारे में, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स और एंजाइटिक्स में देखने से पहले सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि स्लीप डिफ़िकल्टीज़ और इंसोम्निया क्या है, एंजाइटी क्या है। हम बेसिकली इस चैप्टर में इन दो के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट हम ये भी पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज़ मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत ही अच्छा खासा, तो उसके लिए अभी से सॉरी एंड आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, कोशिश तो रहेगी ज़रूर, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम देखते हैं स्लीप डिफ़िकल्टीज़ और इंसोम्निया, ठीक है। इंसोम्निया बहुत कॉमन है, ठीक है, नींद नहीं आना। इंसोम्निया का मतलब क्या है? नींद नहीं आना। अब स्लीप ड्यूरेशन कैन बी डिफाइन एज स्लीप रिक्वायरमेंट डिक्लाइन इन ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज में कई बार स्लीप रिक्वायरमेंट्स डिक्लाइन हो जाती है। एवरेज एडल्ट का जो स्लीपिंग आवर होता है वो 7 to 8 आवर्स होता है, ठीक है। इतने घंटे की नींद हर किसी को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 7 to 8 आवर्स। बट सम फंक्शन well on little as 4 hour while other perceive more than 9 hour to be necessary. कोई कहता है कि भाई 4 घंटे काफ़ी है, किसी किसी लिए 9 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विद स्लीप रिपोर्टेडली अकर इन 35% ऑफ अडल्ट। 35% अडल्ट भाई स्लीप को लेके बहुत कंप्लेन करते हैं, और साथ में वुमेन जो कि 65 साल से मतलब हो रखी होते हैं कि उनमें ये ज़्यादा कंप्लेन देखने को मिलती है। इनसोम्निया बेसिकली क्या है कि आप जगे रहते हो, वॉकिंग अनरिफ्रेश्ड, वेकिंग अनरिफ्रेश्ड, उठे हो तो बहुत ही फ्रेश फील नहीं हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि यार लेजीनेस आ रहा है, अभी भी आप मतलब सोना चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि डिस्पाइट देयर इनइफेक्टिवनेस इन क्रॉनिक इंसोम्निया एज वेल एज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है। परसिस्टेंट इंसोम्निया रिस्क फैक्टर होता है प्रिकर्सर ऑफ मूड डिसऑर्डर and may be associated with increased incidence of daytime sleepiness, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लीप की। तो स्लीप क्या है, हमें पता होना चाहिए भाई नींद क्या है। तो इसमें क्या है, हम 1/3 ऑफ आवर लाइव्स अस्लीप, द फंक्शन स्लीप इज़ नॉट नोन, अभी भी नहीं हमें पता है कि भाई क्या फंक्शन है, हम क्यों सोते हैं, ठीक है। स्लीप कंसिस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिंग स्टेट, 2 अल्टरनेटिंग स्टेट देखने को मिलेंगी, डेट इज रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप में क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। और नॉन रेम में क्या है, रैपिड ये जो होती है ना रेम स्लीप, सबसे गहरी नींद होती है। इस टाइम पे आपकी आईज़ की जो मूवमेंट होती है बहुत तेज़ होती है, प्लस आप इसी रेम स्लीप में ही क्या करते हो, ड्रीमिंग देखते हो, सपने देखते हो आप, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पक्की नींद, मैं पक्की नींद में, गहरी नींद में सो रहा था, तो वो कौन सी स्लीप होती है, रेम स्लीप होती है। और वो कहते हैं ना मैं कच्ची नींद में था, मुझे सारी बातें भी सुनाई दे रही थी, मैं सब सुन रहा था, फिर भी नहीं सो भी रहा था, तो वो होती है नॉन रेम स्लीप, यानी कि कच्ची नींद, ठीक है। ऐसे याद रखो, ये कच्ची है, और रेम स्लीप कैसी है, गहरी है, गहरी नींद, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। उसके बाद देखते हैं बेसिकली सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है जब आप सो रहे होते, ठीक है। डिफरेंट डेप्थ्स आपको देखने को मिलेंगी अगर आप ईईजी करोगे। नॉन रेम स्लीप में डीपेस्ट ईईजी देखने को मिलेगा, स्लो वेव पैटर्न होगा और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस अकर होगा। तो बेसिकली आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सोते हो तो ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जब बच्चा सोता है तो आपने देखा होगा ना, एक ऐड आता है कि बच्चा सोएगा अच्छे से तभी बढ़ेगा, ऐसे करके ये जो पोको पैंट्स वाले जितने भी पैम्पर्स वगैरह से कोई भी हो, ये सब ऐड देते रहते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का यही मतलब है कि जब बच्चा जिस वक्त सो रहा होता है उस वक्त क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उसी टाइम पे हमारी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक होती है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की कमी। अब अगर ग्लूकोज की कमी होगी बॉडी में तो आप क्या करोगे, खाओगे। अभी अगर आप जग रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपको आपने खाना खा लिया था 8 बजे, लेकिन आप अभी भी 1-2 बजे तक जग रहे हो। अब क्या है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन ग्लूकोज से कन्वर्ट होके वो जाके बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब क्या है, उसको ग्लूकोज की कमी पड़ गई, कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म,
उस केस में क्या होगा कि भाई अब लगेगी आपको भूख, तो आप क्या करोगे, फिर से कंज्यूम करोगे। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे ने खाया, तो 2-3 बजे की नींद में क्या होता है कि बच्चा कभी भी आप देख लो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम आएगा, ठीक है। तब वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं वो आपके बच्चे, अगर बच्चा नहीं जगेगा इस टाइम पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे वो आपकी बॉडी में ग्रोथ ही करवाएंगे। अगर बच्चा जगता रहेगा, ऐसे आधी आधी नींद में रहेगा, तो फिर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होंगे, और फर्दर जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इसका। तो हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो यूजली क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं रेम स्लीप को, एंड व्हेन डिसकंटिन्यूड देयर इज एक्सेस ऑफ रेम विच इज़ एसोसिएटेड विद ट्रबल ड्रीम्स पंचुएटेड बाय रिपीटेड वेकिंग। अब ये कहना चाह रहा है कि जब डिसकंटिन्यू होगा ना तो रिपीटेड वेकिंग हो रही है, बार बार जग जाओगे ऐसा, ठीक है। उसके बाद जो नॉन रेम स्लीप है बेसिकली एनजाइटी की वजह से हो रहा है, टेंशन की वजह से। आप क्यों नहीं सो पा रहे हो, क्या कारण है इसके, एनजाइटी हो गई, टेंशन हो गया, ये सब की वजह से, ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया के। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सक्लूड कॉज ऑफ इंसोम्निया दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट इन देयर ऑन राइट। दिस इंक्लूड, इसमें आएगा पेन, डिस्निया रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ब्रोंकोस्पाज्म और कफ, ठीक है। अगर आपको कफ है, ब्रोंकोस्पाज्म है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, तो क्या होगा, डिस्निया होगा, यानी ठीक है आप ढंग से सांस नहीं ले पाओगे, तो भी आपकी नींद खराब होगी। पेन हो गया, जैसे अर्थराइटिस हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, ठीक है। पेन की वजह से भी आप क्या है बार बार जगोगे, है ना। उसमें फिर उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, अब आपको बार बार टॉयलेट आ रही है। फुल ब्लैडर लोडेड कोलन इन एल्डरली, एल्डरली में क्या होता है कि ब्लैडर बहुत जल्दी फुल हो जाता है। और ड्रग्स, ठीक है, तो ड्रग्स जिनकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, डेट आर कैफ़ीन, कहते हैं ना कि रात को सोते वक्त कैफ़ीन नहीं लेना है। बहुत से लोग कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़ीन की मात्रा कॉफ़ी में आपको बहुत देखने को मिलेगी अपने आप को जगाए रखने के लिए। उसके बाद निकोटीन, ये किस में आपको मिलता है, टोबैको में, टोबैको में देखने को मिल रहा है, ये आपको कॉफ़ी में देखने को मिल रहा है। एल्कोहल विड्रॉल ऑफ कोर्स कब होंगे, जब आप एल्कोहल कंजप्शन स्टॉप कर दोगे तब। बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल कब होंगे, जब आप बेंजोडाइजेपिन लेना स्टॉप कर दोगे, ठीक है। फिर एम्फेटामाइंस, सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट लाइक इमिप्रामाइन और स्टैक्सी, तो ड्रग्स दैट कैन कॉज नाइटमेयर्स लाइक सिमिटाइडिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डिजॉक्सिन एंड प्रोपेनोलॉल। तो बेसिकली ये जो ड्रग्स है ना, ये क्या करती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं, जिसकी वजह से आप ना ढंग से सो नहीं पाते हो। उसके बाद बात करते हैं इंसोम्निया और एंजाइटी, दोनों की बात करेंगे साथ साथ। तो पहले बात करते हैं इंसोम्निया की। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आ रही। अब किस वजह से नहीं आ रही, क्या उसका कॉज है, अंडरलाइंग कॉज देखेंगे हम। देखो या तो कॉज होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है, हाँ या ना, इससे तीसरा ऑप्शन तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर हाँ कोई कॉज है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। फिर तो या तो फिजिकल हो सकता है या साइकोलॉजिकल हो सकता है ना। अंडरलाइन कॉज क्या क्या हो गया, जैसे कि बहुत ज़्यादा कैफीन का कंजप्शन कर रहा है, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा था, अल्कोहल क्या कर दी, स्टॉप कर दी, तो आपको क्या देखने को मिल गया, अल्कोहल्स सिंड्रोम, विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल गए। या फिर कोई भी एनजाइटी वगैरह ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक अंडरलाइन कॉज है कि यानी हम पता लगा रहे हैं कि अच्छा ठीक है इसकी वजह से हो रहा है, तो हम पहले इसको ट्रीट करते हैं और इंसोम्निया ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि भाई कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, ना ही तो वो टबैको खाता है, ना ही तो वो कैफीन का इतना कंजप्शन कर रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आ रही, तो ये किस वजह से हो सकता है। अब हम क्या देखेंगे, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म कॉज, यानी कि कोई ऐसा कॉज तो नहीं जो कि बहुत लंबे समय से है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है ना। अगर है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड और बिहेवियरल थेरेपीज हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, बेंजोडाइजेपिन ले रहा है ना, तो भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म कॉज नहीं है देन क्या हम देखेंगे कि सीवियर और डिसेबलिंग, ठीक है, ये तो नहीं। अब इसमें अगर नो है,
अगर सीवियर और डिसेबलिंग नहीं है तो हम इसमें फार्माकोलॉजिकल मेथड और वही बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, और अगर है तो हम ये दवाइयाँ देंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन है बेंजोडाइज़ेपिन। अल्टरनेटिव एडर्ली में क्या है अल्टरनेटिव? क्लोमेथाजायोल। और सेकंड लाइन क्या होगी? जोपिक्लोन, जोल्पिडम एंड ज़ैलोप्लोन। तो बेसिकली ये ड्रग्स हम पेशेंट को देंगे अगर उसे नींद नहीं आ रही है। उसके बाद आता है, तो इस तरीके से हम इंसोम्निया को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी में अगेन हम सबसे पहले अंडरलाइन कॉज देखेंगे कि क्या है। अगर कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है तो हम देखते हैं, अगर है तो हम उसे ट्रीट करेंगे। फिजिकल और साइकोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है एंजाइटी। अगर नहीं है तो फिर देखेंगे हम क्रॉनिक लॉन्ग टर्म कॉज तो नहीं है कोई। अगर है तो हम अगेन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड और बिहेवियरल थेरेपीज प्रोवाइड करने वाले। और अगर क्रॉनिक या फिर लॉन्ग टर्म कॉज नहीं है देन हम अगेन चेक करेंगे सीवियर। तो सबसे हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? क्रॉनिक एंड देन सीवियर। तो हाँ, सीवियर में क्या है, अगर नहीं है देन अगेन हम यही थेरेपीज वगैरह देने वाले हैं। अगर है तो हम क्या ड्रग्स देंगे? फर्स्ट लाइन बेंजोडाइजेपिन, और सेकंड लाइन वेयर सेडेशन इज अवॉइडेड दैट इज बिस्पिरोन। ठीक है, तो ये ड्रग्स हम इंसोम्निया और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए देंगे। बट पहले हमें उनके कॉजेज़ का पता लगाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट ये दवाई दे दी, पता चले उसका अंडरलाइन कोई कॉज था और आपने ये दवाइयाँ दे दी, क्या फ़ायदा? वो तो उससे भी ट्रीट हो सकता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिप्रेशन एंजाइटी। Hypnotics should be considered if insomnia is severe and causing intolerable distress. तो हिप्नोटिक्स बेसिकली तब देते हैं जब आपको दिख रहा है कि इंसोम्निया सीवियर है और अब इसको भाई टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। दे शुड बी यूज फॉर शॉर्ट पीरियड 2 to 4 weeks। ठीक है, 2 to 4 weeks at most, and if possible taken intermittently. On withdrawal, the dose and frequency of use should be tailed off gradually. बेंजोडाइज़ेपिन बेसिकली करेंटली हमारा हिप्नोटिक चॉइस है। अच्छा देखो, किसी भी चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी लत तो लगती है। ठीक है, अभी आप शराब पीते हो, जब उसको छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना? इसी तरीके से बेंजोडाइज़ेपिन आप लोगे कि क्या है, चॉइस ऑफ हिप्नोटिक्स है। ठीक है, बट मे फेल इन एल्डरली। ये अडल्ट में तो बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये काम नहीं करेगी। तो उस केस में हम क्या देते हैं? क्लोथियाजोल देते हैं। उनके लिए क्लोथियाजोल हेल्पफुल है। बेंजोडाइज़ेपिन एडल्ट्स में अच्छा काम करेगी, इट इज़ अ चॉइस ऑफ हिप्नोटिक्स, बट इन एल्डरली क्लोमेथाजायोल इज यूज इन प्लेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। तो बेसिकली देर कोई भी एविडेंस नहीं है सुपियोरिटी फॉर न्यूअर एंड नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स जो कि एक्ट नॉन द लेस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रिस्क्राइबिंग मोर देन वन हिप्नोटिक एट अ टाइम इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो बेसिकली एक से ज़्यादा हिप्नोटिक्स नहीं देना है। ठीक है, इसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेशनल नहीं है, तो ये करना ही नहीं। आपने अगर एक दवाई दे रखी है तो उसी को कंटिन्यू करो, उसके साथ 10 दवाई और देने की ज़रूरत नहीं है। स्लीप डिस्टर्बेंस accompanying depressive illness usually respond to sedative antidepressive such as amitriptyline। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्या होता है, अब नींद नहीं आ रही थी भाई, वो डिप्रेशन में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंटी डिप्रेसिव जो सेडेटिव एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स हैं उनको देंगे, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन। ठीक है, एंटी साइकोटिक कौन सी हो गई? क्लोरप्रोमाजिन। हम ये दे सकते हैं। मे बी हेल्पफुल सेटल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेमेंशिया हु हैव नॉक्टर्नल रेस्टलेसनेस। तो बेसिकली अब ऐसा तो नहीं है कि इंसोम्निया जिसको है उसको और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है। एंजाइटी की वजह से भी, एंजाइटी बहुत कॉमन कॉज है इंसोम्निया का, है ना? डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ये सारे की वजह से भाई नींद
इफेक्ट होती है। तो अगर डिप्रेशन है तो हम एंटी डिप्रेसिव यानी एमिट्रिप्टिलिन देंगे, और अगर एंटी साइकोटिक की बात करें देन इट इज़ क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। मे बी हेल्पफुल टू सेटल पेशेंट। तो अब जो डिमेंशिया वाले होते हैं ना, याद नहीं रहता, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। हिप्नोटिक शुड नॉट बी routinely given to hospital patient in any other situation except where specifically indicated and for short term use only। तो हिप्नोटिक से ना हम सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज़ में ही कर देंगे। लॉन्ग टर्म में फिर क्या है, अब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करोगे आपकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाएगी, फिर वो क्या कहेगी ठीक है यार मेरे को मेहनत करनी ही नहीं है, मेरे को तो बिना मेहनत किए ही मेरा काम हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी की वो आदत पड़ जाएगी, तो वो हार्मोन ही रिलीज़ नहीं करेगी आपकी बॉडी में, जिससे आपको नींद आएगी। तो ये जो हिप्नोटिक्स होते हैं ना, इनको याद रखो, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए ही यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म में अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद सम पीपल एक्सपीरियंस स्लीपीनेस आफ्टर वार्म बाथ एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। मिल्क बेस्ड ड्रिंक बिफोर बेड कैन प्रमोट स्लीप बट मे कॉज नॉक्टोरिया एंड इन लॉन्ग रन वेट गेन, ठीक है। आप रात में दूध पी रहे हो ना, तो बहुत से लोगों को नींद आती है मिल्क पी के, बट इन दैट केस ऑल्सो कि वेट गेन भी देखने को मिलता है, नॉक्टूरिया भी देखने को मिल रहा है ना। अब बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं जिनमें कैफीन होता है, तो उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं रात में मत पियो। डे टाइम स्लीपिंग शुड बी डिस्करेज्ड, हम बोलते हैं कि भाई दिन से अच्छा है कि इंक्रीज डे टाइम एक्सरसाइज इम्प्रूव स्लीप एट नाइट, बोलते हैं कि अब दिन में फैल के मत सो, रात में सो। तो ये सारी चीज़ें देखो इस चीज़ के बारे में बता रखी है। तो हमने मेडिकेशंस भी बता दी कौन सी यूज़ होंगी, उसके बाद तो फिर सारी कहानियाँ हैं जो कि हमें पता है, ऐसा जितना हमें पढ़ना भी नहीं है कहानी। हमारा मेन क्या चीज़ था, ये ड्रग था जो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लाइन ड्रग बेंजोडाइज़ेपिन देंगे। एल्डरली में हम इसका अल्टरनेटिव लेके हैं क्लोमेथाजोल, और सेकंड लाइन हमारा है ये, ऐसे इसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये जब काम नहीं करेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बच्चों में। देखो क्या देख रहे हैं, बच्चों में हम देंगे प्रोमिथाजिन, ठीक है, जो कि एंटी हिस्टामाइन है, और विच इज़ अवेलेबल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, इज़ ऑफन यूज बाय बट इट इज़ डाउटफुल बेनिफिट। उसके बाद एनजाइटी की हम बात कर लेते हैं। हमने स्लीप देख लिया, अब एनजाइटी देखते हैं। एनजाइटी बेसिकली एक फियर होता है, एक डर होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली such a reaction may be responsive or threatening situation, example having to make a speech, ठीक है। नॉन थ्रेटनिंग इवेंट लाइक लीविंग वंस फ्रंट डोर एंड गोइंग इनटू द स्ट्रीट। तो ये सब चीज़ें होती है ना। चेस्ट पेन और डिस्नी और पाल्पिटेशंस देखने को मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको एनजाइटी में देखने को मिलती है। घबराहट होती है, आपको अकेले जाने से डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टिंग्विश एंजाइटी एज अ फंक्शनल डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, सोमैटिक इलनेस लाइक सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है। assess the severity of accompanying depression which may be needed treatment in itself। तो बेसिकली आपको ना असेस करना है सबसे पहले डिप्रेशन। सबसे पहले तो देखो यार, कोई भी चीज़ है तो आप उसका कारण ही ढूंढो, ये किस वजह से है ये, ठीक है। कई बार डेथ हो जाती है, तो जो पर्सन होता है उससे आप इतना प्यार करते हो कि उसका गम आप नहीं सह पाते हो, तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एनजाइटी होती है आपको, है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, एंजियोलाइटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट पीरियड टाइम तक के लिए देते हैं। इट इज़ फॉर 2 to 4 वीक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ डिपेंडेंस। तो बेसिकली यार ये जो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं हम इसको कब इसलिए देते हैं क्योंकि आपको इनकी लत पड़ सकती है, ठीक है, रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, इसीलिए सिर्फ 1 महीने तक के लिए देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं शॉर्ट पीरियड तक के लिए। क्योंकि फिर आपको यही है ना कि कोई भी लत अगर लग जाए तो हानि देती है, यूज़फुल तो नहीं रहती है। Again, benzodiazepine are anxiolytics normally used where pharmacological therapy is indicated. Buspirone हमारा सेकेंड लाइन ड्रग था, याद है, और ये इज एज इफेक्टिव एंड लेस हिप्नोटिक देन बेंजोडाइजेपिन बट हैज़ लोअर ऑनसेट। अब बिस्पिरिन जो है बेसिकली वो
लेस हिप्नोटिक है बेंजोडाइजेपिन से, बट इट इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव, ठीक है। उसके पास लोअर ऑनसेट है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर समटाइम यूजफुल इन पेशेंट, है ना। बीटा ब्लॉकर भी दे देते हैं सच एज पाल्पिटेशन और ट्रेमर्स। बीटा ब्लॉकर कौन से हो गए, जितने भी लॉल फैमिली है ना, जैसे प्रोपेनोलॉल हो गया, इसका भी इसमें यूज़ होता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी इफेक्टिव होते हैं एंजाइटी और पैनिक अटैक्स को कम करने के लिए। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर MAO, ठीक है, यूज्ड ओनली बाय स्पेशलिस्ट, कैन बी केयरफुल ट्रीटिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिक एंजाइटी, रिकरेंट पैनिक अटैक एंड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब अगर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो आप क्या दोगे, टर्मिनेटेड बाय बेंजोडाइजेपिन, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्या है, हिप्नोटिक है ना। देखो इससे आपकी एंजाइटी भी जा रही है, नींद भी आ रही है साथ में, तो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। बट शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ विच में हैव सप्लीमेंट विद शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट विद फिनोथाइजिन, तो बेसिकली आप फिनोथाइजिन के साथ में बेंजोडाइजेपिन दोगे। एग्जाम्पल हो गया क्लोरप्रोमेजिन, ठीक है, और शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा ये बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं डायज़ेपम और मिडाज़ोलम की। तो डायज़ेपम एंड मिडाज़ोलम that is before procedures such as endoscopy, cardioversion and operation under local anesthesia, early short life high peak blood level are accompanied by intrograde amnesia। कॉशन की बात करते हैं तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी फेलियर, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रीवियस एडिक्शन तो नहीं है, तो उस केस में नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, ड्रॉजीनेस होगा, कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, पैराडॉक्सिकल डिसइनिबिशन एंड एग्रेशन देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंट्रावेनस IV डायजेपिन अगर दे रहे हो तो क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अनकॉमन है बट देखने को मिल सकता है। पेशेंट विद क्रॉनिक लंग डिजीज़, अब जो पेशेंट है उसको क्रॉनिक लंग डिजीज़ है तो मतलब पहले से ही आपको पता है ना, प्रीवियसली गिवन सेंट्रल डिप्रेशन ड्रग्स आर एट रिस्क, तो ये भी रिस्क पे रहेगा। लोकल पेन फॉलोइंग इंजेक्शन, जैसे कि इमल्शन ऑफ डायजेपम एंड इंट्रालिपिड इज लेस इरिटेटिंग टू द वेन, ठीक है। कुछ दवाई होती है ना जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत दर्द होता है। उसके बाद ड्रग डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रॉल की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस इज यूजली कॉज बाय लार्ज डोजेस टेकन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। तो बेसिकली आपको बेंजोडाइजेपिन का डिपेंडेंस तब देखने को मिलेगा जब बहुत लंबे टाइम से दवाई कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 14 डेज़ के लिए ले रहे हो या 2 to 4 मंथ के लिए ले रहे हो तो आपको उतना इफेक्ट मतलब नहीं लगेगा। अब बेंजोडाइजेपिन 1 साल से खाए जा रहे हो गई बॉडी आलसी आपकी, नहीं बनाना चाह रही, वो कुछ नहीं काम करना चाह रही, बोलेगी भाई बाहर से लो, मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बॉडी तो यही बोलेगी, ठीक है। कौन इंसान है, कौन है जो अपना काम मतलब पका पकाया मिल जाए और वो नहीं खाए, हर कोई खाता है ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, तो उसको ड्रग डिपेंडेंस नहीं होने देना है। अगर ड्रग डिपेंडेंस नहीं होगा तो विड्रॉल सिम्टम भी नहीं देखने को मिलेंगे, वरना भाई बहुत भारी अच्छे खासे विड्रॉल सिम्टम भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद विड्रॉल सिंड्रोम्स इंक्लूड क्लस्टर, अब मान लो भाई वो डिपेंड हो गया है, अब उसको छुड़वाया है तो विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। वो क्या होंगे, क्लस्टर ऑफ फीचर इंक्लूडिंग फ्रैंक एंजाइटी, पैनिक अटैक्स उसे आएंगे, ठीक है। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन लाइक फीलिंग ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय कॉटन वूल, विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अब उसको सिजोफ्रेनिया भी हो गया है, पैरानोया भी हो गया है, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्वेटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिस्पेप्सिया, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम कैन अकर। तो ये सारे बेसिकली विड्रॉल सिम्टम हैं जो आपको बेंजोडाइजेपिन की वजह से देखने को मिलेंगे। आप इन्हें याद कर लो, ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। हम इसको किस में यूज़ कर रहे हैं, इंसोम्निया में भी यूज़ कर रहे हैं और एंजाइटी में भी। और इसमें डिप्रेशन और एग्रोफोबिया बहुत कॉमन होता है। सिंड्रोम में परसिस्ट फॉर वीक्स, हफ्तों तक आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। विड्रॉल फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन इन पेशेंट हु हैव बिकम डिपेंडेंट शुड बी ग्रेजुअल
If this improves difficult, equivalent dose of long-acting benzodiazepine should be given as single lifetime dose instead of short-acting drugs. तो बेंजोडाइजेपिन में जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगा उसको यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। और उसके बाद हर 15 दिन में धीरे धीरे उसका डोज कम करते जाएंगे। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन विद अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग आर कॉमन। तो बेसिकली एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ इंट्रैक्शन होना बहुत कॉमन है, ठीक है। लाइक फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन इंक्लूड पोटेंशिएशन ऑफ सेडेटिव एक्शन ऑफ अल्कोहल, हिस्टामिन, एंटागोनिस्ट एंड अदर हिप्नोटिक्स। की पॉइंट्स याद कर लो। इंसोम्निया एंजाइटी बहुत कॉमन है। मोस्ट पेशेंट डू नॉट रिक्वायर ड्रग थेरेपी, बस उनको भाई बिहेवियरल थेरेपी इन सब की ज़रूरत होती है और वो ठीक भी हो जाते हैं। बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए बेसिकली इंडिकेट किया जाता है 2 to 4 वीक्स ओनली। एंजाइटी डेट इज सीवियर, डिसेबलिंग और सब्जेक्टिंग इंडिविजुअल टू अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिस्ट्रेस। इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है ना कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, उस केस में आप दे दो। द यूज़ ऑफ बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट term mild anxiety is appropriate and unsuitable. Benzodiazepine should to treat insomnia only when it is severe. तो इंसोम्निया में भी बेंजोडाइजेपिन हम तभी दे रहे हैं जब वो सीवियर है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उसको अभी 1-2 ही दिन हुए हैं, उसको नींद ढंग से नहीं आ रही तो बेंजोडाइजेपिन चलाती, ऐसे नहीं, ठीक है। सीवियर हो रखा है कि हाँ भाई हफ्ते से 2 हफ्ते से नहीं सो रहा है, बिल्कुल ही नहीं सो रहा है, 1-2 घंटे सो रहा है, तो फिर वो डॉक्टर देखेगा, आप कुछ मत देखना। देर इज़ नो कन्विंसिंग एविडेंस टू सपोर्ट द यूज़ ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स एंड एंजियोलाइटिक ओवर बेंजोडाइजेपिन। सो ये भी कुछ है। तो अब हम एक और ड्रग देखते हैं, डेट इज़ फ्लूमाजेनिल। ये एक बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है। अब एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? देखो, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, एक होता है अगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है? बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, उसका अपना रिसेप्टर है, वो जाके उससे चिपक जाएगा और अपना काम कर देगा। एंटागोनिस्ट वो होता है जो इसके रिसेप्टर पे जाके खुद चिपक जाएगा और इसको चिपकने नहीं देगा, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट ने क्या काम किया? उसका फंक्शन स्टॉप कर दिया बेंजोडाइजेपिन का, है ना, तो उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो बेसिकली फ्लूमाजेनिल क्या है? बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है और इसको यूज़ करते हैं रिवर्स बेंजोडाइजेपिन सेडेशन। अब जो बेंजोडाइजेपिन काफ़ी टाइम से ले रहा था उसको तो भाई लत चढ़ गई, तो उसकी लत को कम करने के लिए क्या हम देंगे? फ्लूमाजेनिल देंगे। बेसिकली ये करेगा कुछ भी नहीं, पर ये कुछ करने भी नहीं देगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग होता है तो सेडेशन में रिटर्न, एंड इसकी वजह से आपको नोजिया, फ्लशिंग, एंजाइटी फिट्स ये सब देखने को मिल सकता है। सो इज़ नॉट रूटीनली यूज्ड इन बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज विच सेल्डम कॉज सीवियर एडवर्स आउटकम्स, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।